ओके, देखिए यार वेव में प्रीवियस लेक्चर में हमने यार साउंड का काफी डिस्कशन कर लिया हुआ था और साउंड के मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिए हुए थे। साउंड पे हमने रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के बारे में भी बातें कर ली थी। आज हम साउंड की एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी स्टडी करने वाले थे। उससे पहले थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर लास्ट में थोड़ा सा इको वाले क्वेश्चंस को और एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो एक बार यार प्रीवियस लेक्चर में देख लेते हैं। साउंड वेव में जैसे मैं बात करूं, मैंने बार बार बताया कि थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर रिजिड एंड है तो रिजिड एंड में प्रॉब्लम क्या है कि कंप्रेशन जाएगा, तो रिजिड होने की वजह से वो उसे कंप्रेस नहीं कर पाएगा और एज अ कंप्रेशन ही रिटर्न आ जाएगा। बट इन चीजों में ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर रिजिड है तो कंप्रेशन कंप्रेशन की तरह रिटर्न आएगा और अगर सॉफ्ट है तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन की तरह रिटर्न आएगा। बट एक चीज जो गलती हो जाती है वो थी ये पॉइंट। बताएं क्या पॉइंट है, कैसे याद रखना है इसे। जो फेज चेंज ऑफ साउंड होता है वो इट इज वेरी सिमिलर टू द स्ट्रिंग वेव। मतलब आप कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन से कंफ्यूज नहीं हो कि कंप्रेशन कंप्रेशन से रिटर्न आ गया तो फेज चेंज कुछ नहीं हुआ और कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन की तरह रिटर्न आ गया तो फेज चेंज पाई हो गया। नहीं, उल्टा होता है। मतलब ये ऐसे याद नहीं रखना है, मैंने कल लॉजिक भी बता दिया था आप लोग को और लर्निंग के लिए भी कंफर्म बता देता हूँ कि ऐसे याद रखो कि जो स्ट्रिंग वेव में होता है रिजिड एंड पे पाई का फेज चेंज और फ्री एंड पे जीरो, वही चीज साउंड वेव में भी रहती है। बस कंप्रेशन के बारे में ध्यान दे, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन कैसे रिटर्न होता है। फिर हमने एको के बारे में डिस्कस किया था। एको की केसेस देखे थे कि यार कब बेस्ट एको मिलेगा। अब एको में सिचुएशन ये थी, एक क्वेश्चन दिया हुआ था। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार अच्छे से देख लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि एक सोर्स है हमारे पास, एक पर्सन है या कोई सोर्स है मान लेते हैं। यहाँ पर दो बड़े क्लिप्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि जब ये एक साउंड क्रिएट करता है तो इट हियर्स एन एको आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अगर ये बीच में होता है, एकदम क्लिप्स के बीच में होता तो ये 1 सेकेंड बाद इको सुनता, ठीक है, क्लिप्स के बीच में होता। बट एक साथ दो सुनता, दो साउंड सुनाई देते इसे। बट क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि दो साउंड नहीं सुनाई दे रहे हैं, एक ही इको सुनाई दे रहा है उसे। तो डेफिनेटली एक तरफ से वो 1 सेकेंड में आ गया होगा और बिकॉज इसे आफ्टर ईच 1 सेकेंड मिल रहा है, वन ईच आफ्टर ईच 1 सेकेंड, सो डेफिनेटली इधर वाले वेव को कितना टाइम लग गया होगा, 2 सेकेंड। तभी तो ऐसा हुआ कि पहले सेकंड पर इससे मिला, फिर ये सेकंड सेकंड वाला सेकंड नंबर पे पहुंचा, तो गैप कितना हो गया, फिर से 1 सेकंड का गैप हुआ। ये थॉट, ये आइडिया समझ आया कि नहीं, बताएं। अगर इक्वल होता डिस्टेंस तो उसे दो इक्वल सुनाई देते हैं, जबकि हमें आफ्टर 1 सेकंड ईच देखना है। तो पक्का पहले सेकंड में एक पहुंच गया होगा और दूसरे वाले को कितना टाइम लगा होगा, 2 सेकंड। 2 सेकंड। सो इसका मतलब अगर हम देखें डिस्टेंस, सो ये मान लेते हैं अगर x डिस्टेंस है तो 1 सेकंड में कितनी कवर की डिस्टेंस, 2x, और स्पीड थी 340 इनटू कितना टाइम, 1 सेकंड। सो यहाँ से x आ गया था 170। सिमिलरली यहाँ पर अगर हमने बोला कि y डिस्टेंस कवर की, बट यहाँ पर 2 सेकंड में कवर करके वापस आई वो, तो 2 सेकंड में अगर देखेंगे तो फिर आ गई थी 340। सो ओवरऑल दोनों का ऐड करके हमने देख लिया था कि 510 हमारी हो गई क्या टोटल सेपरेशन बिटवीन द टू क्लिफ्स। बताइए थॉट क्लियर है कि नहीं, 1 सेकंड वाला, आफ्टर 1 सेकंड इट केम। यस सर। ओके, यस सर। चले। तो आज जैसे मैंने बताया साउंड का बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का। कल मैंने डिटेल बताया ही था कि क्या है ये एग्जैक्टली क्या होने वाला है। इसमें नेम है डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट। अभी देखो यार इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होते हैं और न्यूमेरिकल तो ज्यादा ही होते हैं, थ्योरेटिकल बहुत कम होता है। तो मैं पहले थ्योरेटिकल आपको लॉजिक बता देता हूँ। कल मैंने डिटेल बता दिया था कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, आज भी मैं लॉजिक बताऊंगा आपको। बट एक चीज समझना, डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ लॉजिक सबको समझ आ जाएगा, बट अगर आप लॉजिक लगाओगे तो वो लेंदी रहेगा।
लॉजिक में बताऊंगा कि व्हाई द थिंग्स आर हैपनिंग, व्हाई देयर इज डॉपलर इफेक्ट, बट प्रॉब्लम है कि अगर आप उस लॉजिक को बार बार लगा के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। सो न्यूमेरिकल सॉल्विंग में हमेशा क्या यूज करना है, शॉर्ट ट्रिक, वो भी मैं बताऊंगा। तो पहले तो लॉजिक समझना है सबको, लेकिन ये लर्न करके रखना है। आइडिया क्लियर है या नहीं? लॉजिक समझना है, लॉजिक में अगर कुछ भी डाउट रहे तो आप पूछेंगे बार बार, बट क्वेश्चन सॉल्विंग में मैं ट्रिक बताऊंगा, आप हमेशा उसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये बात समझ आई कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो चले स्टार्ट कर लेते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो कल मैंने बताया था कि यार ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट ये है, इसलिए क्योंकि इसमें एक काम की बात ये नजर आती है कि हमें पता है कि अगर ये एक साउंड सोर्स है और लेट से ये साउंड वेव जनरेट कर रहा है, ये साउंड वेव जनरेट कर रहा है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है। तो काम की बात यहाँ पर ये है कि मुझे पता है कि ये मीडियम सेम है, फ्रिक्वेंसी उसे फील होनी चाहिए थी, मान लेते हैं इसने जनरेट की कुछ f0 फ्रिक्वेंसी f0, लेकिन एक बात पता चलती है कि अगर ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगे, ये ऑब्जर्वर मूव करने लगे, तो इस मीडियम वही है, कोई चेंजेस नहीं हुआ, फ्रिक्वेंसी भी वही है, स्पीड भी वही है, और वेवलेंथ भी वही रहनी चाहिए, ठीक है ना, सब कुछ वही रहना चाहिए। बट एक सिनेरियो देखने को मिलता है कि स्पीड वहां पर, सॉरी, फ्रिक्वेंसी वहां पर बदल जाती है। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट। तो पहले ये समझ आया कि डॉपलर इफेक्ट क्या है, हम रीजन तो डिस्कस करेंगे अभी। पहले बता सब लोग, डॉपलर इफेक्ट क्या है, ये डेफिनेशन समझ आया? when there is a relative motion between source and observer, इनके बीच का सेपरेशन बदल रहा है अगर किसी रीजन के वजह से, तो वहां पर फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। चले, कोई बताए व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? When there is a relative motion between source and the observer, we observe the change in frequency. This is nothing but the Doppler effect. Very good, very good. So when there is change in relative separation when there is change in relative separation between source and observer, then अगर वहां पे रिलेटिव चेंज है, सो जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा फ्रीक्वेंसी वो क्या होती है, डिफरेंट होती है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से, देन द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी then the observed frequency is different from the actual frequency, so is different from the actual frequency. The effect is known as Doppler effect. This effect is known as Doppler effect. अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ, वर्ड ध्यान देना, मैंने लिखा रिलेटिव सेपरेशन चेंज होना चाहिए, मतलब ये सोर्स है, ये 20 की स्पीड से मूव हो रहा है, और ये ऑब्जर्वर है, ये भी 20 से मूव हो रहा है, डॉपलर होगा क्या? नहीं। नहीं होगा, समझ आया ना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन कभी बदलने ही नहीं वाला है। सो कुछ बुक्स में लिखा होता है कि ड्यू टू दिस स्पीड ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर ये सब कुछ होता है, नहीं, ये हम क्वेश्चन सॉल्विंग में सॉल्व करते हैं स्पीड, लेकिन अगर सेपरेशन ही नहीं चेंज हो रहा बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो कुछ नहीं बदलेगा। लाइक ये क्या है,
सोर्स है और ऑब्जर्वर एक सर्किल में घूम रहा है, डॉपलर इफेक्ट होगा क्या? नहीं सर। नो नहीं होगा, क्योंकि ये सेपरेशन अभी भी उतना ही है। तो रीजन इज नॉट द वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखो इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी बार बार बदल रही है, ठीक है, पहले इस तरफ थी फिर इस तरफ थी, वो नहीं है। रीजन क्या है? ये डिस्टेंस। अगर किसी रीजन से डिस्टेंस बदल गई तो फिर वहां पर डॉपलर आ जाएगा, समझा या नहीं? यस सर। अब लॉजिक समझ लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन सॉल्विंग की ट्रिक भी समझ लेंगे। तो पहले लॉजिक देख लेते हैं, लॉजिक समझते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो नंबर 1, व्हेन source is at rest, source is at rest and who is moving? Observer at rest and observer is in motion। समझ आया कि नहीं यार? ये आइडिया कि दो तीन तरीके ना सेपरेशन चेंज करने के। तो एक तो है कि सोर्स क्या रहा है? रेस्ट पे रहा है, तो मान लेते हैं क्या कि ये अपना सोर्स है, ये रेस्ट पे है, ये क्या है? सोर्स। और यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कैसा है? मूविंग है, ये मूव कर रहा है। तो सोर्स की कोई स्पीड नहीं है, बट ऑब्जर्वर इस तरफ मूव कर रहा है। अब फील करना है, 1 मिनट सब लोग बस ध्यान से सुनेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखें हो क्या रहा होगा, ये सोर्स साउंड वेव क्रिएट कर रहा होगा, मतलब ये सोर्स इस तरीके से साउंड वेव क्रिएट कर रहा होगा। क्लियर? समझ आया कि नहीं? यस सर। अच्छा, ये सारी साउंड वेव के बीच में कितना डिफरेंस होगा अगर मैं बोलूं तो? मतलब लेमडा, लेमडा वेवलेंथ में ड्रॉ कर रहा हूं, सो लेमडा वेवलेंथ का डिफरेंस होगा। अब समझना यार, कॉमन सेंस वाली बात है, देखना तुरंत समझना। इसका मतलब ये हुआ कि सोर्स ने 50 फ्रीक्वेंसी ली थी, इसका मतलब क्या हुआ? 1 सेकेंड में कितनी वेव निकाल दी? 50। 50। यार अब समझना, इसका मतलब ये है कि 2 सेकेंड में कितनी निकाल दी होंगी? 100। 100 वेव। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सोर्स यहाँ पर है, ऑब्जर्वर यहाँ पर है, और यहाँ पर लेट से 50 वेव्स हैं, यहाँ पर कितनी वेव्स हैं? 50। या लेट से 2 सेकेंड की बात कर लेते हैं, यहाँ पर वेव कितनी है? 100। लेकिन जब यहाँ पर 100 वेव आ रही हैं तो 2 सेकेंड में ये पर्सन थोड़ा आगे भी तो आ जाएगा ना, अगर ये मूव हो रहा है तो। अगर ये मूव हो रहा है तो ये आगे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ समझें? सपोज इस पर्सन के पास पहुंचने वाली थी कितनी वेव्स? 100 वेव। तो यहां से मैं शुरू करता हूं, लेट से यहाँ पर है, ये वेव नंबर है, ये यहाँ पर जो पहुंची है ये 50, और यहाँ पर है वेव नंबर 100। तो समझना, एज पर द क्वेश्चन अभी पर्सन के पास कौन सी वेव पहुंची है? 50 नंबर की। लेकिन अगर पर्सन स्पीड से जा रहा है तो वो आगे वाली वेव्स भी कैच कर लेगा ना, जो उसके पास बाद में पहुंचने वाली है। लेट्स से नंबर 60 नंबर की वेव फिर बाद में पहुंचने वाली है ये ब्लू वाले पॉइंट पे, बट बिकॉज ब्लू वाला पॉइंट भी आगे मूव हो गया है, वो जल्दी वेव कैच कर लेगा ना। ये समझ आया कि नहीं? यस सर। यार सब लोग फिर से देखें, अगर वो पर्सन पे मैंने बोला 50 नंबर की वेव आई और अभी 100 नंबर की वेव जस्ट निकल रही है, बीच में 60-70 नंबर की ये वेव्स हैं, अगर वो पर्सन मूव कर गया तो अगर वो वहीं पे रहता तो उसके पास कौन सी वेव आती? 50। थोड़ी देर बाद वाली आती 60। बिकॉज वो मूव कर गया तो उसने कम टाइम पे ही कौन सी वेव गेन कर ली? 60 नंबर की। इसका मतलब था कि 1 सेकेंड में आनी चाहिए थी उसके पास 50, बट वो भी मूव हो गया और उसने कितनी गेन कर ली? 60। तो यार उससे तो ये लगेगा ना कि 1 सेकेंड में मेरे पास 60 वेव आ गई हैं, मतलब उसे फ्रीक्वेंसी क्या फील होगी? 60। 60। तो इसका मतलब अगर ऑब्जर्वर सोर्स के पास जाएगा तो उसे नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा मिलने लगेंगी, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा हो जाएगी। ओके, जस्ट ऑन होल्ड अ मिनट एवरीवन। ओके ठीक है, सो ये पॉइंट समझ आया ना सबको
कि वाई देयर विल बी अ फ्रीक्वेंसी चेंज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहुंचनी चाहिए थी 50 नंबर की, बट ऑब्जर्वर भी आगे आ जाएगा तो वो ज्यादा वेव्स कैच कर लेगा। लाइन क्या है, समझ आया? यस सर। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी थी क्या? फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन है? फ्रीक्वेंसी है वेव की स्पीड अपॉन इट्स वेवलेंथ। अच्छा, क्या वेवलेंथ में कोई फर्क पड़ेगा क्या? वेवलेंथ में कोई फर्क नहीं। पड़ेगा क्या? नहीं। तो फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ गई? क्या चीज हो गया? स्पीड। ये ऐसा फील आया कि वेव उसके पास भी स्पीड से जानी चाहिए थी, बट वो भी और पहले कैच करके दोनों ने मिलकर स्पीड क्या कर दी? रिलेटिव स्पीड बढ़ा दी। बढ़ा दी। क्लियर ना? सो रीजन ये है कि एक्चुअल एफ नॉट जो होगा वो होगा वी बाई लेमडा, लैम्बडा। बट ड्यू टू रिलेटिव मोशन, अच्छा वी की जगह मैं क्या करता हूँ, यू यूज कर लेता हूँ। यू मतलब स्पीड ऑफ साउंड, क्योंकि वी यूजुअली हम यूज करेंगे क्या? इन ऑब्जेक्ट की मोशन के लिए। सो बट मैं बात करूंगा एफ डैश, इट विल फील लाइक रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन लेमडा। सो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी फील होगी? यू से चल रही है साउंड और वी नॉट से वो खुद अप्रोच कर रहा है, तो ये आ गया लेमडा। इससे पता क्या चला कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। सो यहां से साफ पता चल रहा है दैट एफ डैश इज ग्रेटर देन एफ। समझ आया कि नहीं यार? यस सर। यस दिस इज द सर। रीजन फॉर डॉपलर इफेक्ट, कि उसने ज्यादा वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स कैच कर ली। कुछ टर्मिनोलॉजी है वो याद रखते जाना है। हम यू किसके लिए यूज कर रहे हैं? स्पीड ऑफ साउंड के लिए, ठीक है? स्पीड ऑफ साउंड, ओके। और ये वी नॉट ओ मतलब किसके लिए? ऑब्जर्वर के लिए, फ्रीक्वेंसी। बट एक चीज याद रखो यार, इस चीज में क्या नहीं बदला? फ्रीक्वेंसी बदला बिकॉज ऑफ रिलेटिव स्पीड। वेवलेंथ बदला क्या? नहीं सर। नहीं। नहीं। तो ये तो मतलब यार मैं ऐसे रेड कलर में लिखूंगा और तुम लोग तब भी भूल जाओगे। क्या? व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स एंड सोर्स इज एट रेस्ट, only frequency changes, not the wavelength। ये लाइन यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल पॉइंट, कि वेवलेंथ चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। अच्छा, अगर मैं कोई चीज इतना स्ट्रेस देके बता रहा हूँ तो डेफिनेटली नेक्स्ट केस में वो चेंज होने वाली है। अगर कभी नहीं चेंज होती तो फिर कोई याद करने वाली बात ही नहीं थी। तो इस केस में फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है ड्यू टू रिलेटिव स्पीड, क्या चेंज नहीं हो रही है? वेवलेंथ। अभी सेकंड सिनेरियो देख लेते हैं। सेकंड सिनेरियो क्या है? व्हेन सोर्स इज मूविंग, क्लियर? अगर सोर्स मूव हो रहा है और ऑब्जर्वर कैसे? रेस्ट पे। तो ये ध्यान देना, ये अपना हो गया सोर्स और ये मूव करने वाला है, ठीक है? अच्छा, पहले हम बना लेते हैं बिना मूवमेंट के। ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है यहाँ पर, ठीक है? अब अगर सोर्स मूव होने लगेगा तो देखिए क्या डिफरेंस दिखेगा आपको। अगर सोर्स के पास स्पीड आ जाए, ऑब्जर्वर यहीं पर है, ओके। देखना डिफरेंस, देखना। अगर मैं बात कर रहा हूं, अच्छा रुको एक मिनट है, अगर हम बात करें कि सोर्स कुछ इस टाइप पे सर्कुलर वेव्स निकाल रहा है, ठीक है? इस टाइप पे सोर्स कुछ सर्कुलर वेव्स निकाल रहा है, तो दोनों वेव के बीच में गैप कितना रहने वाला है? लेमडा का। ओके, दोनों के बीच में गैप है लेमडा का। अब समझना, प्रॉब्लम ये हुआ कि अगर ये सोर्स आगे चला गया तो सोचो
समझना, ये पहले थी फर्स्ट वेव, ठीक, ये थी सेकंड और ये थी थर्ड। ये ऐसी ही दिखेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको ऐसी ही दिखने वाली है। ओके, लाइकवाइज मैं यहाँ पर आगे भी ड्रॉ कर देता हूँ। इस तरीके से वेव आगे उस तक जाएंगी। बट प्रॉब्लम समझना कि जब फर्स्ट वेव निकली, अभी क्या हुआ, सोर्स मूव कर गया, तो जरा सोचो वो जो सेकंड वेव निकल रही होगी, क्या उसको एक स्पीड नहीं मिल जाएगी एक्स्ट्रा? मतलब ये पहले उसने फर्स्ट वेव निकाल दी, अब वो खुद मूव कर गया ना, तो अगर मूव नहीं करता तो दोनों के बीच में गैप इतना लैम्डा ही रहता। थोड़ी देर बाद ये और आगे जाती और ये यहाँ पहुंच जाती, दोनों के बीच में लैम्डा गैप। बट जैसे पहली वेव निकली और दूसरी वेव जब निकलने वाली थी, तो सोर्स भी चल रहा था, सोर्स भी चल रहा था, इसका मतलब दूसरी वाली वेव को क्या मिल गई होगी, स्पीड। एक्स्ट्रा स्पीड। समझ आया? तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि इस बार क्या हो जाने वाला है, इस बार उनका वेवलेंथ चेंज हो जाने वाला है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं कि यहाँ पर मैं अगर सेम सिनेरियोज ड्रॉ करूं, तो यहाँ पर कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि ये जो फर्स्ट वेव है, मान लेते हैं ये फर्स्ट है, अब जो सेकंड और थर्ड आप देखेंगे वो कैसे दिखेगी आपको, वो शिफ्टेड रहेगी किस तरफ, थोड़ा सा सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर। क्लियर? यस सर। सो इसका मतलब यहाँ पर एक नई चीज देखने को मिली, क्या क्या चीजें चेंज हो गई, यहाँ पर क्या चीजें बदल गई हैं, वेवलेंथ, लैम्डा बदल गया है, वो पहले दूर था और अभी इस तरीके से क्लोज आने लगेगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो देखने को मिलेगा कि पहले वेवलेंथ थी कुछ लैम्डा, यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि पहले वेवलेंथ सबके बीच में क्या थी, लैम्डा, लैम्डा, लेकिन अभी लैम्डा कुछ बदल जाएगी, ये आ जाएगी कुछ लैम्डा डैश, ये भी हो जाएगी कुछ लैम्डा डैश। ऐसे बहुत सारे और सेगमेंट्स भी रहेंगे जो मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं किए। क्लियर? यस सर। फिर से तो इसलिए मैं बार बार बता रहा था कि पहले केस में ऑब्जर्वर जब मूव होता है तब वेवलेंथ पे फर्क नहीं पड़ता, और अब वेवलेंथ में फर्क पड़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साउंड तो अपना उसी स्पीड से जा रहा है, साउंड को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, साउंड तो अपना यू से जा रहा है ना, तो क्या रिलेटिव स्पीड बदल रही है क्या, नहीं, बट इस बार वेवलेंथ बदल जा रही है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सोर्स। तो अगर मैं बात करूंगा तो एफ नॉट विल बी v बाई लेमडा, u बाई लेमडा, बट इस बार u बदला क्या, नहीं, इस बार क्या हुआ, एफ डैश किसके वजह से आया है, एफ डैश आया किसकी वजह से, लेमडा डैश की वजह से, लेमडा बदल गया है। तो यार लेमडा को कैसे बदलेंगे, मतलब क्या कितना बदल गया होगा, तो यार ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है कि कितना लेमडा बदल गया होगा। देखना, सोचो पहले ये दोनों पॉइंट के बीच में टी टाइम लगेगा, तो स्पीड कितनी थी साउंड की, u, वो कितना कवर करेगा, एक लेमडा क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि अब वो थोड़ा सा और आगे चला गया खुद, तो इसका मतलब कम वेवलेंथ कवर की ना अब उसने, यस सर। तो ये हो गई Yes. लेमडा डैश। ठीक, तो ये पहले थी लेमडा और बाद में वो खुद मूव कर गया, तो वो हो गई लेमडा डैश। तो लेमडा डैश जो होगी, मतलब चेंज कितना आएगा, वो आएगा कि ये कितना चेंज आ गया। क्लियर? तो अगर मैं लेमडा डैश की बात करूं तो क्या हुआ होगा, ut माइनस खुद की जितनी स्पीड से उसने डिस्टेंस कवर होगी वो कम हो गई होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, लेमडा। सो वो हमने मानी है vs, सोर्स की स्पीड, इनटू t, तो लेमडा डैश क्या आ गया यहाँ से, u माइनस वी एस इंटू टी, टी को लिख सकते हैं 1/f। सो यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर हमने, तो एफ डैश कितना आ गया, एफ डैश आ गया u बाई u माइनस वी एस इंटू एफ, एफ नॉट बोल सकते हैं।
तो आप देख रहे हो पीछे क्या आया था, पीछे ऊपर आया था ये, ठीक है। लेमडा को वापस से क्या लिख सकते हैं, यू इंटू एफ, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। लेमडा को लिख सकते हैं यू बाई एफ, सो वी प्लस वी नॉट, ये लिख सकते हैं ना, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। सो v मतलब हमने क्या एज्यूम किया, u, f लेमडा, तो लेमडा क्या हो गया, u बाई एफ। सो यहाँ पर क्या दिखेगा, u और f ऊपर आ जाएगा। डन। तो Yes, नोटिस sir. करना कि इस बार क्या हुआ है, डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है। तो आपको पता है ना कि अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो पूरी ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, फ्रैक्शन इंक्रीज होगी ना। Increase. हाँ, सो यहाँ पर रीजन वेवलेंथ था, लेकिन कंक्लूजन अभी भी वही आ रहा है कि एफ डैश विल बी ग्रेटर देन एफ नॉट। तो ये आइडिया समझ आया कि नहीं यार, क्या चीजें बदल रही हैं और क्या नहीं। अच्छा एक मिनट, इसका मतलब ये जो सोर्स पीछे है उसे क्या फील आएगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पर ऑब्जर्वर 2 है, कम हो रही है फ्रीक्वेंसी। हाँ मतलब ऑब्जर्वर 2 को वेवलेंथ बढ़ी हुई दिखने लग जाएगी। ठीक है, ये फिगर यार थोड़ा सा और ज्यादा क्लोज ऐसे दिखने चाहिए थे। जस्ट अ मिनट, जिससे पीछे की वेवलेंथ भी बढ़ी हुई दिखिए। ठीक है, सो पीछे वाले ऑब्जर्वर को वेवलेंथ क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो इसका मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, कम। तो इसका मतलब ये है कि लॉजिक तो अपन को समझ आया दोनों केसेस के। अब हम फॉर्मूले फॉर्म करेंगे कि ये फॉर्मूले, ये जो दिख रहे हैं, ये लर्न कैसे करना है। शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, बट पहले बता, थ्योरेटिकल पॉइंट समझ आया कि डॉपलर में क्या हो रहा है एग्जैक्टली, कब वेवलेंथ की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है और कब रिलेटिव मोशन की वजह से। सो जब ऑब्जर्वर मूव करता है तो रिलेटिव स्पीड की वजह से चेंज होती है। ये क्या करने लगता है, ज्यादा वेव्स गेन करने लगता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, उसकी वेवलेंथ ही कम होने लग जाती है, इसलिए फील ही फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। क्लियर ना। Yes, So, sir. हाँ, पूछे कोई डाउट क्या। वो लैम्डा डैश इक्वल टू यूटी माइनस, वो एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए। ओके ओके ठीक है, देखें यहाँ पे, देखें फिर से देखें। सपोज ये था सोर्स, ये था सोर्स। हुआ ये कि यहाँ से वेव कितना डिस्टेंस कवर करेगी, टी टाइम पे लेमडा कितनी कवर करेगी, टी टाइम पे लेमडा। लेकिन ये टी टाइम किसके वजह से था, यू स्पीड की वजह से। वेव किस स्पीड से गई, साउंड वेव है, यू स्पीड से गई। लेकिन उतनी देर में ये सोर्स भी आगे चला गया। ये किस स्पीड से गया, यू एस, मतलब वी मैंने एज्यूम किया है, वी एस से यहाँ तक पहुंच गया। तो इसका मतलब अब वेवलेंथ इतनी ही फील होगी ना। यस सर। तो ये हो गई हमारी लेमडा डैश। ठीक, सो यहाँ पर टाइम पीरियड जो था वो टी तक हमने चेक किया। सो यू इंटू टी थी फुल लेमडा, और ये जो सब्ट्रैक्ट करना था वो क्या होगा, वी एस इंटू टी, और जो बचेगा वो लेमडा डैश होगा। ओके, क्लियर। यस सर। Yes, sir. ऑब्जर्वर 1, lambda decreases, hence frequency increases। ऑब्जर्वर 2 में क्या होने वाला है, हाँ, सो ऑब्जर्वर 2 में लेमडा वो दूर जा रहा है, लेमडा बढ़ेगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है, कम फील होने वाली। ठीक है, तो ये पूरी बातें थी कि एक्चुअली डॉपलर इफेक्ट में क्या चल रहा है। मैं फिर से पूछूंगा, क्लियर है या नहीं। Yes, sir. ओके, सो मान रहा हूं कि ये क्लियर है। अब आ जाते हैं अपन डायरेक्ट फॉर्मूले पे कि कैसे लर्न करना है, कैसे इजी वे में समझना है। सो अगर मैं बात करता हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला, इसे ऐसा मेमोराइज नहीं करना है, इसे समझना है।
मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस फॉर्मूले को मेमोराइज नहीं करना है, समझना है। एफ डैश इज इक्वल टू एफ नॉट यू प्लस माइनस वी एम प्लस माइनस वी ओ अपॉन यू प्लस माइनस वी एम प्लस माइनस वी एस। ठीक, अब इसे समझे, इसे ऐसे मेमोराइज नहीं करना, कुछ कॉमन सेंस लगा के समझना है। पहले मैं सारे पैरामीटर्स बता देता हूँ कि कहाँ पे किस चीज का क्या मीनिंग है। ठीक है, वेयर यू मतलब क्या है? स्पीड ऑफ, Initial. यस, स्पीड ऑफ साउंड। ठीक, मतलब ये वेव की स्पीड है। वीएम क्या है? स्पीड ऑफ मीडियम। क्या है? स्पीड ऑफ मीडियम इन विच साउंड इज ट्रेवलिंग। क्लियर? मतलब यार बड़ी सिंपल सी बात बताओ, अभी तक मैं बात कर रहा था कि ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, को डॉपलर इफेक्ट मिलेगा क्या अगर दोनों रेस्ट पर है? नहीं। No. लेकिन सोचो यहाँ पर एयर फ्लो होने लगे तो एयर क्या करेगी? साउंड को कैरी करने वाली है ना मीडियम। तो अगर एयर ब्लो होने लगेगी वहां पर, तो विंड स्पीड की वजह से वहां पर साउंड जल्दी पहुंच जाएगा वो तक। क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो वो फर्क आएगा ही वहां पर। क्या फर्क आएगा वो मैं बताऊंगा। डॉपलर इफेक्ट को नहीं जनरेट करेगा साउंड। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट को नहीं जनरेट करेगा मीडियम, बट कैलकुलेशन में आएगा काम, तो हम बात कर लेते हैं उसको। फिर बात करते हैं वी एस या वी ओ। वी ओ क्या है? Objects. ऑब्जर्वर। Observer. और वी एस क्या है? स्पीड ऑफ Source. सोर्स। अगर थोड़ा याद हो आपने, जब हम ऊपर कैलकुलेशन कर रहे थे तो नोटिस किया हो u प्लस वी आया था, वी ओ ऊपर आया था, जबकि सेकंड केस में u बाई u माइनस वी एस आया था। याद है? इसलिए थोड़ा ध्यान देना है कि ऑब्जर्वर ऊपर रहता है सोर्स डिनोमिनेटर में। यार मैं बता रहा हूँ, ये समझने से पहले आप समझें, सिर्फ यही गलती होगी कि आपको ये भूल जाता है कि वी एस ऊपर था या वी ओ। तो यार इसको कोई ट्रिक से याद करने की जरूरत नहीं है, एकदम लर्न ही कर लो कि कभी कंफ्यूजन आई नहीं। सोचने वाली दिक्कत ही नहीं है, ओ ही ऊपर होता है। और चाहिए तो एबीसीडी से लर्न कर लो, ओ पहले आता है, एस बाद में आता है। ठीक है ना? Yes, sir. ओ ऊपर होता है, एस नीचे होता है। जब तक ये याद नहीं है, कोई भी केस आप नहीं लर्न कर पाओगे। ये डेफिनेटली आपको समझना है। ओके, Yes, sir. अब केसेस समझना स्टार्ट करते हैं। अगर मीडियम मूव कर रहा है तो सिर्फ दो ही बातें होंगी। व्हेन मीडियम इज मूविंग toward or along the sound or in the direction of sound। अगर साउंड की डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो डेफिनेटली समझ गए क्या करना पड़ेगा आपको? प्लस। तो क्या हो जाएगा ये? u प्लस वी एम। बट यार दोनों तरफ प्लस ही होगा, इसलिए मैंने बताया था कि अगर ये दोनों हट गए, ऑब्जर्वर और सोर्स हट गए, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा साउंड स्पीड का, जल्दी पहुंच जाएगा। डॉपलर नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। ओके, Yes, sir. ठीक है। तो देखो अभी मैंने ऑब्जर्वर और इसके साइन के बारे में भी कुछ नहीं बताया, ये दोनों प्लस माइनस ही लिख रहा हूँ। सिर्फ पहले आपको एक चीज समझनी है, वन एट अ टाइम। क्या? कि अगर मीडियम सपोर्ट में है, सेम डायरेक्शन में, तो ऐड करेंगे व्हेन मीडियम इज मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ साउंड। तो क्या होगा फर्क? लाइक विंड स्पीड है, विंड अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है, तो समझ गए आप क्या फर्क पड़ने वाला है?
माइनस माइनस आ जाएगा, सो इट विल बी u माइनस वी एम प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर तो रहेगा ही, और u माइनस वी एम प्लस माइनस वी सोर्स तो रहेगा ही। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यार मैं बार बार नोट्स में वीएम को नहीं लूंगा, आपको मैंने 2 केसेस लेके समझा दिए, क्योंकि बार बार वीएम लिखूंगा तो फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स दिखने लगेगा ना यार। देख रहे हैं ना कितना बड़ा सा फॉर्मूला लग रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ब्लाइंडली मत लर्न करो, सिर्फ लॉजिक वाइज लर्न करो, तुरंत आ जाएगा। अगर बात करें क्या, व्हेन मीडियम इज एट रेस्ट, मीडियम इज एट रेस्ट, याद रखना मैं सारे केसेस के लिए मीडियम को रेस्ट पे मानूंगा आगे से, सो मैं मीडियम को बार बार नहीं लिखूंगा अपनी इक्वेशन में। एफ डैश क्या आ जाएगा, u प्लस माइनस v ऑब्जर्वर अपॉन u प्लस माइनस v सोर्स। क्लियर? बता मीडियम के बारे में कोई डाउट क्या किसी को? क्लियर या नहीं? हाँ ओके। अब देखना मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, कंफ्यूज मत होना। बहुत बार होता है आप ये सोचते हो कि सर ये v1 दिया है, ये v2 दिया है, ठीक समझना। अब मुझे पता नहीं कि v1 ज्यादा है या v2 ज्यादा है, तो क्या आप बता सकते हो कि इनके बीच की डिस्टेंस कम हो रही है या बढ़ रही है? नहीं सर। नहीं बता सकते। और बुक्स में इसी तरीके से लिखा होता है कि चेक वेदर डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, क्या कैसे, और फिर आप कंफ्यूज होते हो। मैं एकदम बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताता हूँ, क्या देखें, ऑलवेज check effect of observer or source separately। क्लियर? हमेशा याद रखना कि जो उनका इफेक्ट आने वाला है उसे आप हमेशा कैसे देखो, सेपरेट देखो। क्लियर? नंबर 1, इफ any of these, if any of the two trying to if any of the two is trying to increase the gap, increase the gap means separation, trying to increase the separation, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली क्या होगी? सेपरेशन अगर दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। डिक्रीज। तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। अच्छा, नंबर 2, अगर इफ एनी ऑफ द टू is trying to decrease the separation, then frequency increase. yes frequency। दोनों के वजह से नहीं, दोनों का इंडिविजुअल देखना है। पहली लाइन क्या लिखी मैंने, दोनों का इंडिविजुअल देखना है। तो ऐसा हो सकता है कि एक इंक्रीज कर रहा हो और एक डिक्रीज कर रहा हो, तो मैं यहाँ पर दोनों चीजें वैसे लिख देता हूँ। और एक ही क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है कि एक फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हो, दूसरा फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहा है, दोनों का नेट इफेक्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर एक साथ देखने लगोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है या कम होने वाली है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, दोनों का इफेक्ट चेक करेंगे कि फ्रीक्वेंसी कम होने वाली है या ज्यादा। ये समझ आए कि नहीं? ओके, सो देखना समझना कि अभी हम फंक्शन की बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी है एफ डैश इज एफ
ब्रैकेट में u प्लस माइनस v ऑब्जर्वर अपॉन u प्लस माइनस vs। अब एक चीज और समझनी पड़ेगी, ये कॉमन सेंस वाली बात है। अगर हमें फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करना है तो न्यूमरेटर से अगर चाहिए तो इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर को क्या होना चाहिए, डिक्रीज। डिक्रीज होना चाहिए। सो ये थोड़ी सी यहाँ पर बात ध्यान देनी है। सो फॉर f dash टू इंक्रीज, फॉर f dash ग्रेटर देन f, क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर को बढ़ना चाहिए और डिनोमिनेटर को डिक्रीज होना चाहिए। क्लियर? must increase and denominator must decrease। ये लाइन सबको समझ में आई या नहीं, क्योंकि इसी का आगे खेल है, इसी पे ही बेस्ड चीजें बनेंगी। क्लियर? यस सर। ओके, तो फिर इसका सेकंड पार्ट मतलब उल्टा भी लिख सकते हैं, वो लिखने की जरूरत है क्या, सेम चीज है। अगर हमें क्या चाहिए, फ्रिक्वेंसी कम करना है, क्या करना है, फ्रिक्वेंसी कम करना है, कम करना है तो फिर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर इंक्रीज। यस, न्यूमरेटर से चाहिए अगर तो न्यूमरेटर मस्ट डिक्रीज और डिनोमिनेटर यस मस्ट इंक्रीज। ठीक, ये दो बातें। अब एक लास्ट बात बची है और इसके बाद हम सीधा सॉल्विंग पे जा सकते हैं। ये जो v और vs होते हैं, ये इनका काम क्या है, इनका काम क्या है, इनका काम है सेपरेशन मस्ट बी इंक्रीज और डिक्रीज। तो अगर मैं बात करूं कि ये पार्टिकल यहां पर जा रहा है एट गिवन इंस्टेंट, तो आप बोलोगे कि हाँ सर थोड़ी देर में ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, सेपरेशन बदल गया या नहीं। यस सर। लेकिन डॉपलर इज सॉल्व्ड एट एनी गिवन इंस्टेंट, तो अगर वो इंस्टेंट पे उस उनके सेपरेशन के अलोंग कोई भी वेलोसिटी नहीं है, तो क्या उस इंस्टेंट पे सेपरेशन चेंज हुआ क्या, नहीं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ये जो vs और vo है, these are always along the line joining source and observer। तो ये हो गई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली लाइन, क्या, vo and vs are always taken along the line joining source and observer। क्लियर? सर एक बार फिर से। ठीक है, एक मिनट, पहले मैं ये और पॉइंट लिख दे रहा हूं यहाँ पर। The Doppler effect is analyzed at given instant at any given instant only। मतलब समझना। अब यहाँ पर बताता हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। सपोज ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है किस स्पीड से, लेट से v1 स्पीड से जा रहा है, तो क्या आप ऑब्जर्वर की स्पीड पूरी v1 यूज कर लोगे क्या, नहीं। सिर्फ काम की बात ये कि आपको कौन सी स्पीड उनके सेपरेशन को चेंज कर रही होगी, यस, इसका cos थीटा। ठीक है, सो चले यहाँ पर लिख लेते हैं अलग अलग प्रॉपर। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट डाल के इसे समझूं, सो देन द डिस्टेंस चेंजिंग वेलोसिटी which is actual v observer to be used in this formula, it has to be v1 into cos theta। समझा कि नहीं यार, समझा या नहीं?
अगर ऐसा कुछ है, source is having this velocity and this is also having this particular velocity, मान लेते हैं ये अल्फा है, ये v1 है, ये v2 है और ये थीटा है। सो डेफिनेटली आप लोग को ये ध्यान देना है सोर्स एंड ऑब्जर्वर में कि क्या काम की बात ध्यान देना है कि देन जो यूज होगी वो हमेशा अलोंग द लाइन ही डिस्कस होगी। ओके, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। सो देन ऑफ कोर्स vs को क्या लिखूंगा मैं, v2 V2 cos cos अल्फा, और vo को क्या लिखेंगे, v1। अच्छा, थीटा ऊपर से दे देते हैं ना यार, थोड़ा सा चेंजेस आने लग जाए, ये थीटा। सो देन डेफिनेटली क्या हो Sin. जाएगा ये, Sin Even sin theta. मुझे लगता है यार समझ आ गया आप लोग को। थर्ड अब इंस्टेंट वाली बात को समझा देता हूं। अगर ऐसा कुछ है और सोर्स जा रहा है इधर, ये v1 ऑब्जर्वर और ये सोर्स, क्लियर। सो इसका मतलब आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद क्या होगा, उनका सेपरेशन बदल जाएगा। यहां कहीं पहुंच जाएगा, वो यहां कहीं पहुंच जाएगा और उसकी जो स्पीड है वो v1। अब डेफिनेटली उनके बीच की लाइन चेंज हो गई, ये बन गया हमारा लाइन। सो अब अगर कुछ थोड़ी देर बाद देखोगे सो डेफिनेटली यहाँ पर कंपोनेंट आएगा, क्लियर, ऐसा होगा। बट Doppler effect is valid for a given instant. So at this instant अगर हम बात करें तो v observer क्या आएगा, v1 into cos 90 डिग्री which is 0. So अगर मैं बात करूं at और after some time, आफ्टर सम टाइम चाहिए तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली यहाँ पर फिर चेंज हो सकता है, v1 माइट बी v1 into cos अल्फा टाइप। समझ आया। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है डॉपलर में तो क्या पूछा जाता है, इंस्टेंट। ये मत पूछने लगना सर थोड़ी देर बाद क्या होगा। यार ये बात समझी कि नहीं डॉपलर में, ये समझ आया कि नहीं। ओके, सो चले देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी वेरिएशन किस तरीके से डॉपलर में होने वाला है। ओके, सो यहाँ पर देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट केसेस। देखिए इंपॉर्टेंट केसेस, मैं डायरेक्ट बनाऊंगा। ये चीज क्या है, क्वेश्चन में लैंग्वेज करके लिखी होगी, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूंगा, आप समझें। ये चीज लिखने की जरूरत है क्या, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सोर्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑब्जर्वर, और दोनों को मैंने लिखा vs क्या है 0, vo है 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, बोथ एट रेस्ट, बोथ एट रेस्ट। तो इसका मतलब क्या होगा, f डैश इज इक्वल टू f F. u प्लस माइनस कुछ भी कर दो, पता ही नहीं है अभी, ये भी 0 और ये भी 0, तो मतलब f डैश क्या होगा F. f। तो अगर दोनों रेस्ट पर हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी क्या, No, sir. नहीं, नो डॉपलर इफेक्ट। अच्छा, नंबर सेकंड स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है, एकदम सारे इंपॉर्टेंट केसेस देखेंगे। सोर्स S, ऑब्जर्वर O, VS रुका हुआ है, ऑब्जर्वर सोर्स के टूवर्ड्स मूव हो रहा है। अब ये इंग्लिश में पूरा लिखने की जरूरत है क्या, एरो से समझ आ गया कि नहीं। Yes, sir. Yes. तो अब मैं ये लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाए। ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन ये फ्रेम है कि सोर्स रुका है और ऑब्जर्वर उसके पास दौड़ रहा है, एफ डैश क्या आएगा, एफ डैश विल बी एफ, मैं फिर से पूरा लिखता हूँ v। अब बताओ, बिकॉज वो डिस्टेंस को कम कर रहा है तो क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी increase. बढ़नी चाहिए। और ऑब्जर्वर कहाँ होता है, न्यूमरेटर में। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़नी है तो न्यूमरेटर को क्या करेंगे, Add. ऐड करेंगे।
तो ये कुछ स्टेप्स हैं, चलो लिख लेते हैं इसे थोड़ा सा यहाँ पर कि एज ऑब्जर्वर इज ट्राइंग टू डिक्रीज द सेपरेशन। क्लियर ना? यार समझे? ये पॉइंट समझ आया कि नहीं? Yeah. हाँ, so then frequency has to be increased, और बिकॉज ये ऑब्जर्वर न्यूमरेटर में होता है तो न्यूमरेटर क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। तो बस अब यही लर्न करना है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला आपको खुद क्रिएट करना है। देखना फॉर्मूला क्या क्रिएट होगा, एफ डैश विल बी यू, और न्यूमरेटर में है ना तो न्यूमरेटर बढ़ना चाहिए, क्या हो जाएगा? वी ऑब्जर्वर। सोर्स है क्या? नहीं, तो जस्ट क्या हो गया? यू। अब समझ आया कि क्या फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्म करना है आपको। तो यही तो था ना वेरी फर्स्ट केस जो हमने डिस्कस किया था, याद करो, यही आंसर आ रहा था, याद आया? Yes, sir. हाँ, तो बताओ यार, लॉजिक वहां पता होना चाहिए कि डॉपलर में क्या हो रहा है, बट क्या फॉर्मूला निकालने में टाइम लगेगा क्या आपको? No, sir. नहीं, डेफिनेटली तुरंत कर लेंगे आप लोग। तो अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ, टेंशन नहीं लेना, एक एक करके सब देखेंगे। सपोज अभी क्या है, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है वो, तो ये सोर्स स्पीड क्या है अभी? 0, और ऑब्जर्वर कहाँ जा रहा है? दूर। वी ऑब्जर्वर, तो डेफिनेटली अब ये क्या करने का ट्राई कर रहा है? Decrease. डिस्टेंस क्या करना चाह रहा है? Increase. यस, एज सेपरेशन इंक्रीजिंग, Frequency decrease. Frequency decrease. फ्रीक्वेंसी मस्ट डिक्रीज। सो बिकॉज ये न्यूमरेटर पे है तो न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? Reduce. रिड्यूस होना चाहिए। सो मतलब माइनस करने वाले हैं। एफ डैश विल बी एफ यू माइनस वी बाई यू। यार बताओ यार, इजी है कि नहीं यार? फॉर्मूला तुरंत समझ आया कि नहीं? Yes. ओके, चले Yes. करते जाएंगे ऐसे, बहुत सारे भी केसेस बाकी हैं, सबको एक एक करके समझ लेते हैं। अब देखो सोर्स चलने लग गया, सो मान लेते हैं वी सोर्स इस तरफ जा रहा है और ऑब्जर्वर अब रेस्ट पे है। वी ऑब्जर्वर क्या है? रेस्ट पे है। सिर्फ कौन मूव हो रहा है? सोर्स। Yes. अब समझना, एज सोर्सेज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग? Decreasing. Decreasing. डिक्रीजिंग द सेपरेशन। ठीक है, सो इट इज डिक्रीजिंग द सेपरेशन, मतलब फ्रीक्वेंसी मस्ट Increase. इंक्रीज। समझ आया ना यार? पास आ रहा है यार, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, बस सिंपल कॉमन सेंस लगाओ। बट प्रॉब्लम ये है कि ये तो डिनोमिनेटर में होता है ना, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा? Decrease. यस, तो डिनोमिनेटर मस्ट डिक्रीज। सो बस फॉर्मूले में इतना अंतर पड़ेगा कि एफ डैश विल बी एफ यू बाई यू माइनस वी नॉट, सॉरी वी एस। यार याद है ना, सेकंड केस में यही तो हमने डिस्कस किया था कि सोर्स पास आ रहा है तो क्या आंसर आएगा। तो बताओ क्या आपको फॉर्मूला लर्न करने में कोई दिक्कत है क्या? लर्न नहीं करना, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, 1 मिनट में आ जाएगा। समझा या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो यार डेफिनेटली अब क्या बार बार स्टोरी लिखना उतना जरूरी नहीं है। अब आप समझ गए, अगर सोर्स इस तरफ जा रहा है और ये अपना ऑब्जर्वर क्या है? 0 पर बैठा हुआ है, रेस्ट पर है, तो क्या सिनेरियो होगा? सो बताओ अभी क्या कर रहा है? Decrease. यस, डिक्रीजिंग, sorry, source is increasing the separation. Source is increasing the separation. तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? F Decrease. डिक्रीज होगा, बिकॉज ये न्यूमरेटर में, सो देन सॉरी डिनोमिनेटर में, देन Increase. यस डिनोमिनेटर मस्ट इंक्रीज। सो आई गेस अभी आप पूरे फॉर्मूले बनाना सीख गए। एफ डैश विल बी एफ यू बाई यू प्लस वी एस। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब दोनों मूव करने लगते हैं तब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है
कि सर किसका ज्यादा होगा कम होगा, तभी तो सेपरेशन पता चलेगा ना। अभी मैं केस बना लेता हूँ, क्या क्या दोनों मूव होने लग गए, ये VS है और ये V ऑब्जर्वर। अब देखो दोनों मूव होने लग गए, चलो ये तो फिर भी समझ आता है। अगर इस डायरेक्शन में मूव होने लग गए तो टेंशन में आ जाते हैं आप लोग कि सर सेपरेशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है ना। sir. बट मैंने क्या बताया कि अलग अलग देखना है। कैसे करना है? अलग अलग। तो बिकॉज ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है। देखना मैं पूरा डिफरेंस लिखूंगा। अब मैं पूरा डिस्टेंस नहीं लिखूंगा। नंबर 1, क्या सोर्स क्या ट्राई कर रहा है? ट्राइंग टू इंक्रीज द एफ, क्लियर, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। और ऑब्जर्वर भी क्या ट्राई कर रहा है? Increase. इज ऑल्सो ट्राइंग टू इंक्रीज। अब समझना यार, बहुत अच्छे से समझना कि अगर दोनों फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने का ट्राई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर वाले को तो ऐड करना पड़ेगा, और इंक्रीज करने के लिए डिनोमिनेटर वाले को माइनस सब्ट्रैक्ट। तो अब ये ब्लाइंडली नहीं कर देना कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो ऐड कर दे। एकदम स्टेप कैसे सोचना है फिर से देखो, मैं बताता हूँ कैसे फॉर्मूला लिखना होता है। ये होगा ऑब्जर्वर पास जा रहा है, मतलब ऑब्जर्वर बढ़ा रहा है, वो तो न्यूमरेटर में है, तो क्या करना पड़ेगा? V ऐड। नॉट सोर्स पास आ रहा है, वो भी तो बढ़ाना चाह रहा है ना, बट वो डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए उसे क्या होना पड़ेगा? U माइनस। तो यार मुझे लगता है आप लोगों ने पूरे फॉर्मूले समझ में आ गए यार, कैसे फॉर्मूले हम बना सकते हैं किसी भी केस के लिए। ओके यार, क्लियर है या नहीं? यस सर। चले और कुछ केस देख लेते हैं। तो फिर ये वाले में यार अब आप लोग समझ गए काफी, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। अगर ये सोर्स आगे जा रहा है VS और ऑब्जर्वर भी आगे जा रहा है, तो चेक नहीं करने लगना कि किसकी स्पीड ज्यादा है और सेपरेशन बढ़ेगा कि नहीं। अलग अलग देखना है। क्या ट्राई करना है? नंबर 1, सोर्स क्या ट्राई कर रहा है? इंक्रीज। यस, सोर्स इज ट्राइंग टू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, जबकि ऑब्जर्वर क्या ट्राई कर रहा है? Decrease. Decrease. क्यों? क्योंकि वो दूर जा रहा है। यस, observer is trying to decrease the frequency. So अगर आपको डिक्रीज करना है फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वर तो न्यूमरेटर में है ना, तो डिक्रीज करने के लिए क्या करना होगा फिर? माइनस माइनस। क्लियर ना? F इज इक्वल टू F क्या हो जाएगा? U। माइनस V नॉट। ऑब्जर्वर माइनस करेगा, कम करना चाह रहा है, और सोर्स माइनस कम करना चाह रहा है। डिनोमिनेटर में तो ऐड करके कम करेंगे ना। Increase. पीछे वाला माइनस ना। हाँ सॉरी, ये डिनोमिनेटर भी भी माइनस होगा डिनोमिनेटर ना। में भी माइनस आएगा, क्योंकि उसे इंक्रीज करना है तो ये भी रहेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर भी कम होगा। सो बता यार, समझ आ गए सारे केसेस या नहीं? यस सर। पक्का? तो देखो यार, आइडिया भी मतलब समझना भी जरूरी है, और प्लस ये फास्ट जो भी केसेस हैं वो भी हम समझ सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट आया तो बता दो यार। क्लियर है ना? अच्छा, तो और देख लेते हैं। जैसा अभी आपने बताया, वो स्टार्टिंग में मैंने ये चीज दिखाई थी। ऐसा केस मान लेते हैं, ये है VS और ये है VO, और ये दोनों किसी किसी एंगल पर है। ये थीटा पर है और ये अल्फा पर। तो हमें टारगेट क्या रखना है कि इनके बीच के सेपरेशन को क्या फर्क पड़ेगा, वो वेलोसिटीज रखनी है। समझ आया ना? यस सर। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दूर जा रहा है, पास आ रहा है? दूर। ये भी ऊर्जा. दूर जा रहा है, तो दूर बोथ आर ट्राइंग टू
Decrease. Decrease frequency. both are that separation. वही. So trying to decrease frequency. जी. फ्रीक्वेंसी. ओके, तो चलो यार कार्तिक बताओ एफ डैश क्या आएगा. एफ Dash. ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, डिक्रीज. तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, U minus V naught cos. cos theta. वी नॉट कॉस थीटा. ठीक है, ये न्यूमरेटर का कम हो गया. अब अगर डिनोमिनेटर को कम करना है, मतलब सॉरी फ्रैक्शन को कम करना है, तो डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, Add. ऐड करना पड़ेगा. U और कंपोनेंट यूज करेंगे U plus V. वी एस VS कॉस अल्फा. बताइए डॉपलर इजी है या नहीं है यार, Yes, sir. प्रॉपर समझ आ गया ना यार सबको. Yes. चलो ठीक है, और थोड़े से केसेस ध्यान देते जाते हैं. ये सोर्स है, या लेट से 90 डिग्री. 90 डिग्री वाला भी एक बता दिया ना, समझ गए आप. ये वी ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है. ठीक है, मान लेते हैं सोर्स इस तरफ जा रहा है, ये वी एस. ओके, सो क्या हो जाएगा इसका मतलब, Plus V. वी नॉट जो होगा एक्चुअली वो होगा क्या, वी कॉस 90 डिग्री. मतलब क्या है, वी नॉट जीरो है, कुछ भी यूज नहीं होने वाला. सो एफ डैश डायरेक्टली क्या आ जाएगा, एफ. U by U सोर्स by क्या ट्राई कर रहा है, increase. Increase Source. frequency. इंक्रीज फ्रीक्वेंसी. सो डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, Minus. माइनस करना पड़ेगा. सो इट विल बी यू वी नॉट, तो यूज ही नहीं होने वाला, यू माइनस वी एस. समझ आया कि नहीं यार, ये Yes. समझ आया ना सिनेरियो. ओके, देखें ये ऑब्जर्वर है और सोर्स सिर्फ ऑब्जर्वर, ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, और सोर्स एक सर्किल में घूम रहा है. ये सोर्स है वी एस. बताओ कोई डॉपलर होगा क्या यहाँ पर. No, No, sir. sir. No, sir. ठीक है, तो इसका मतलब एफ डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ. F. बिल्कुल. अच्छा, उल्टा कर दे तो क्या होगा, सोर्स यहाँ पर हो और ऑब्जर्वर घूम रहा है. बताएं अभी क्या होगा, Frequency will decrease. बताओ. फ्रीक्वेंसी डिक्रीज इंक्रीज क्या होगा, Decrease. डिक्रीज. और कोई सेम डिक्रीज क्यों होगा हर सीधा. अब वो सोर्स मतलब वेव्स अगर क्रिएट करेगा तो फिर डिस्टेंस इंक्रीज नहीं होगा नहीं नहीं, ना. डिस्टेंस कहाँ इंक्रीज हो रहा है, अगर वो सर्किल में घूम रहा है तो उनके बीच की डिस्टेंस कहाँ बदल रही है, उनके बीच की डिस्टेंस तो आ रही रहेगी ना हमेशा. Yes, sir. यार समझा कि नहीं, बताएं. तो अभी भी क्या रहेगी, एफ डैश F के. एफ ही रहेगी यार, नहीं बदलेगी. समझिए इस चीज को, ठीक है ना. सो अच्छा रुको, एक केस दे देते हैं, अभी देखना, अभी समझ आ जाएगा. रुको रुको, ठीक है. ओके, देखें सपोज अभी मैं मान रहा हूं कि यहाँ पर इस सर्किल में घूम रहा है सोर्स, और यहाँ पर है हमारा ऑब्जर्वर. ठीक है, और सोर्स क्या कर रहा है, सर्किल में घूम रहा है यहाँ. ये क्या है, वी एस सोर्स, और डेफिनेटली ये ऑब्जर्वर है, तो वी ऑब्जर्वर तो है ही नहीं, जीरो. अब बताओ क्या होगा,
Will there be any frequency change or not? Will there be any frequency change or not? Yes, sir. डेफिनेटली होगा ना यार, हर बार इसकी पोजीशन क्या है, अलग अलग है ना, तो मतलब डिस्टेंस तो चेंज हो रही है। अब ये बताओ क्या लगता है, जब ये सोर्स इसके पास आ रहा होगा तब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगा। मैक्स, और जब इससे दूर जा रहा होगा तब फ्रीक्वेंसी Decrease. हाँ डिक्रीज होगी और क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो चलो मैं पॉइंट डिफाइन कर देता हूँ, समझें। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, और ये पॉइंट है डी। बताओ किन पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी मैक्स या मिनिमम होगी? सी पे में ए पे मैक्स, ए पर मैक्स। अच्छा A max. चलो चलो आराम से एफ ए बात कर लेते हैं। बताओ एफ ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, व्हेन इट इज एट एफ ए क्या होगा? U अपॉन U माइनस VS क्या होगा, यू, उसके बाद क्या होगा, अपॉन एट ए, Upon. वी ओ नहीं आएगा कुछ, वी ओ तो जीरो है, सो यू अपॉन, बताएं, U माइनस VS माइनस वी एस। कोई थीटा वगैरह? No, sir. कोई थीटा नहीं। 90 डिग्री पे है। मैं फिगर बना देता हूँ यार, ये पॉइंट मेरा ए है और ये पॉइंट मेरा ऑब्जर्वर है। अब बताओ यार सेम ही आएगा दोनों की। वेलोसिटी किस तरफ है, ए सेम पर? आएगा फ्रीक्वेंसी अबे ए पर वेलोसिटी किस तरफ रहेगी, पहले ये बताओ। ऑब्जर्वर की तरह। अरे प्रभु क्या है यार, तुम लोग अंधों की तरह देखते हो यार। ए पर वेलोसिटी इस तरह नहीं दिखेगी। हेलो, यार बताएं, जो फिर ए पर वेलोसिटी आपको ऐसे नहीं दिखेगी, Yes. यस सर। Yes, sir. तो फिर समझिए यार ये कौन सा केस बन गया। वो 90 डिग्री वाला। हाँ, सो मतलब क्या होगा, एक्चुअली वी सोर्स क्या आ जाएगा, 0। जीरो होगा ये एक्चुअली। सो मतलब ये टर्म हट जाने वाला है, क्या आने वाला है, एफ डैश, एफ जितना ही आने वाला है। पता नहीं क्या देखते हो यार तुम लोग। एफ बी बताओ, वो एफ सी बताओ। PSP पे भी वही आएगा। सेम चीज दिखा या नहीं यार अभी तक? यस सर। यस सर। तो ये जीरो है, फिर से फिगर यहाँ पे पूरा बना ही देता हूँ। ये पॉइंट सी है और ये ऑब्जर्वर है, सी दूर है इसलिए थोड़ा सा दूर बना रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं बना रहा हूँ लेकिन ठीक है, समझे। ये पॉइंट सी है, तो डेफिनेटली यार दिख रहा है कि यहाँ पर वेलोसिटी इस बार ऐसे है, वी एस। ओके क्लियर ना यार ये सबको? यस सर। हाँ अब चलो यार बी डी पर बताओ, डी पर क्या फील आएगी? डी पे उसकी तरफ जा रहा है, एंगल पे। You. देख लो, अच्छा चलो बना देते हैं, फिर से देखो। ये अगर ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, और डी पर क्या फील होगी, डी पर वेलोसिटी कैसी होगी, ऐसी होगी ना, Horizontal. ये। तो इसका मतलब क्या होगा, डी पर एंगल तो ये बनेगा ना, अभी भी यहाँ पर क्या आएगा, एक सीधा। थीटा आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एफ विल बी यू अपॉन, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज करेगा ना, पास की तरफ आएगा वेक्टर, तो v माइनस वी एस cos थीटा। cos थीटा। तो यार देखो क्या कंप्लीट वी एस अभी भी यूज हुआ क्या? नो सर। नहीं। तो इसका मतलब क्या ये मिनिमम या मैक्सिमम है क्या, ये एफ मैक्स है क्या? नहीं नो। एफ डी इज इक्वल टू एफ मैक्स? नो, क्योंकि अभी हमने वी एस पूरा यूज किया ही नहीं, अभी भी कॉस कंपोनेंट यूज हो रहा है। तो बताओ कौन सी सिचुएशन होगी, क्या एबीसीडी में से कोई पॉइंट होगा जहां पर मिनिमम या मैक्सिमम मिलेगा? नो सर। नहीं। तो कौन से पॉइंट होंगे जहां पर मिनिमम या मैक्सिमम मिलता है? मैथ में कुछ पढ़ा है, इसके पास एक पॉइंट है, तो कौन सी पॉइंट होगा, अगर मैं इस पे दो टेंजेंट डालूं तो वो जो पॉइंट होगा उस पे उस समय फील क्या आएगी, इस तरफ फील आएगी ना पूरी।
समझ आया? Yes, sir. तो इसका मतलब इस सर्कुलर में अगर ऑब्जर्वर बाहर है तो एफ मैक्स और मिनिमम इस तरीके से नहीं मिलते हैं। कहाँ पर देखने को मिलेंगे एफ मैक्स और मिनिमम? उनकी टेंजेंट पर। समझा? बताएं, समझ आया या नहीं? यस सर। हाँ, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सर्कुलर अच्छा नहीं बना, जिससे टेंजेंट वगैरह दिखा पाए हम। ये हो गई टेंजेंट, ये हो गई टेंजेंट। So, इन दोनों पॉइंट्स पे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वेलोसिटी होगी इस तरफ। तो ये पॉइंट मान लेते हैं कुछ P, और इस पूरे पॉइंट पर वेलोसिटी होगी इस तरफ। ये कुछ पॉइंट मान लेते हैं Q, और इन्हें सॉल्व करना आपको पता होना चाहिए। ये एंगल होगा 90 डिग्री, और बाकी भी डिटेल देगा, थोड़ी सी मैथ वैथ लगा लेंगे आप। बस काम की बात ये है कि एफ मैक्स कहाँ पर होगा? क्यू एफ क्यू पर, और एफ मिनिमम कितना होगा? पी P. पी पर। ठीक है, और एफ मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ मैक्स हो जाएगा एफ यू बाई यू माइनस वी एस, फुल यूज हो जाएगा। और मिनिमम कितनी हो जाएगी? एफ इज इक्वल टू यू बाई U plus. यू प्लस वी एस। यार बताए, थोड़ा सा डॉपलर समझ आई ये चीजें या नहीं है? यस बताएं। ठीक है, तो यार ये चीजें हमें कुछ देखती रहनी है कि डॉपलर पे क्या क्या अच्छी बातें और कैसे कैसे अच्छे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। ओके, ठीक है। तो ये था किसका, साउंड के बारे में, कि किस तरीके से यहाँ पर हमें डॉपलर इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब कुछ स्पेशल केसेस हैं। कैसे? अगर मैं बात करूं कि सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रहा है या फिर ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है, दोनों फार्मूले सेम है या अलग? सेम है यार, सेम ही है। तो सॉरी, डिफरेंट है। दोनों में एकदम उस पे न्यूमरेटर पे रहेगा, उस पे डिनोमिनेटर पे रहेगा। तो थोड़े से इंपॉर्टेंट केसेस देख लेते हैं पहले। क्या? when speed of source or observer is small, जो कि रिलेटिवली रहेंगे ही। यूजुअली आप समझो, यूजुअली देखो क्या 100 किलोमीटर पर आवर मतलब कितना होगा मीटर पर सेकंड में? 5/18। क्लियर? अगर मैं इसे 108 कर देता हूँ किलोमीटर पर आवर, कितना हो जाएगा ये? 30 मीटर पर सेकंड। 10% से भी कम है किससे? साउंड से। तो यूजुअली ये स्पीड्स हमेशा क्या रहेंगी साउंड के रेस्पेक्ट में? स्मॉल रहेंगी। मतलब वी ऑब्जर्वर और वी सोर्स, ये दोनों क्या है? यू से कम है। ये बात समझ आई कि नहीं यार? ये थॉट Yes. समझ आया कि नहीं? अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पर अब थोड़े से पॉइंट्स देख लेंगे। इफ ऑब्जर्वर मूविंग टूवर्ड्स सोर्स विद v, और गिवन क्या है कि v क्या है? स्मॉल है। किससे? u से। तो एफ डैश क्या आ जाएगा? एफ, बताओ, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है किसकी तरफ? सोर्स की तरफ। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? U upon. बढ़ेगी ना, ऑब्जर्वर जा रहा है, वी ऑब्जर्वर अपॉन यू। क्लियर? मतलब बेसिकली एफ डैश क्या आ गया? 1 प्लस v बाई यू इंटू एफ।
कोई डाउट क्या है यहाँ पर? No, sir. अब देखना, इफ सोर्स इज मूविंग, if source is moving towards the observer with v स्पीड, मतलब दोनों सेम स्पीड से ही हैं, ठीक है। सो क्या सिचुएशन होगी, तब फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? अगर सोर्स पास जा रहा है तो ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, बट क्या होगा न्यूमरेटर में U upon U बट minus. डिनोमिनेटर में v। क्लियर? इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि मैं इसे इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, f इज इक्वल टू u का पूरे में क्या कर दूं, डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई 1 माइनस v बाई u। अच्छा, इसका मतलब ये इनडायरेक्टली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है f 1 अपॉन 1 माइनस v बाई u का पावर -1. -1, सॉरी पावर 1। तो अगर मैं इसे चाहूं तो साथ में लिख सकता हूं पावर -1। f इज इक्वल टू 1 माइनस v बाई u टू द पावर -1। अब मुझे पता है कि बिकॉज V is small. yes, because v is very small than u, then 1 plus x to the power n को क्या लिख देते हैं, 1 plus nx. 1 plus n. 1 plus nx। इसका मतलब ये हुआ कि इस चीज को हम इनडायरेक्टली फिर से वही लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू f 1 plus v बाई u। देखो क्या कुछ डिफरेंस आया क्या? नो सर। इसका मतलब ये है कि यहाँ से क्या कॉमन सेंस वाली एक लाइन आई कि अगर दोनों का स्पीड स्मॉल है तो फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है या सोर्स ऑब्जर्वर, आंसर क्या आता है Same. सो फॉर स्मॉलर स्पीड द चेंज इज सेम फॉर बोथ केसेस। अब मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं बट आप समझ गए बोथ केसेस का मतलब क्या है, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है या फिर सोर्स ऑब्जर्वर। क्लियर? बताएं यार, ये बात समझ आई या नहीं? Yes. ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिनेरियो बन जाता है हमारा, जिसमें हमने क्या बताया कि यार फर्क नहीं पड़ता कि सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ, दोनों बातें सेम रहती हैं। ठीक, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, क्या, when source passes by observer। क्लियर? अब अगर u स्मॉल होगा तो क्या फर्क पड़ेगा कि सोर्स पास हुआ या ऑब्जर्वर? मतलब सोचो यहाँ पर एक स्पीकर था, साउंड था कुछ, और आप एक कार में थे और आप ऐसे पास कर गए इसे, या फिर आप यहाँ पे खड़े थे और एक म्यूजिक वाला कुछ था व्हीकल में और वो पास हो गया, क्या फर्क पड़ेगा क्या? यार समझे दोनों केसेस, ये समझ आए दो केसेस? एक बार सोर्स है और कौन जा रहा है, व्हीकल आगे मूव हो रहा है। एक बार पर्सन वहां ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और क्या मूव हो रहा है, सोर्स मूव हो रहा है। दोनों केस में पासिंग बाई का सिनेरियो है अगर, और v कम है तो क्या दोनों केसेस में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। नहीं। ठीक है, तो देखें, when source passes by the observer, तो मैं एक ही केस सॉल्व करूंगा, दूसरा आप समझ जाएंगे कि क्या है। तो लेट्स से ये क्या है, ऑब्जर्वर
ठीक, और ये लगभग सेम प्लेस पे है, मतलब ऐसे नहीं समझना कि दोनों का डिस्टेंस वगैरह डिफरेंस समझने लगो, नहीं, एकदम पास में ही है दोनों। ये क्या है, सोर्स, ये ऐसे आ रहा है और आगे पास कर जा रहा है। समझ आया क्या हो रहा है यार, ये क्लियर है या नहीं सिनेरियो? Yes, sir. ओके, तो इसका मतलब जब ये पास आ रहा होगा तब अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, जब दूर जाएगा तब अलग। सो व्हेन सोर्स इज कमिंग क्लोजर, तब क्या आ जाएगा, मान लेते हैं F1, क्या आ जाएगा कुछ F1, वो क्या होगा F, अब बताओ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, Increase सो क्या हो जाएगा U बाई U minus V. माइनस VS, सही है। नेक्स्ट, व्हेन बताएं, जब सोर्स मूविंग अवे है तब क्या होगा, Increase decrease होगा. हाँ मतलब डिक्रीज होगा, मतलब नीचे क्या आएगा ID. U plus VS। अभी क्वेश्चन ये होता है कि यार ये तो आपने सॉल्व कर दिया, ऐसे क्वेश्चन में आपसे एक नई चीज पूछता है, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड। सडनली जब यहाँ पर आएगा तो सडनली चेंज फील होगा ना, दूर से आ रहा है, क्या वो पास आ जाएगा तो कुछ बहुत फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, और जब वो दूर है तो साउंड फेडेड है, जो वो पास आएगा तो साउंड लाउड है, और अब अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तब वो तुरंत ऑब्जर्व कर लेगा उस चीज को। आप समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? Yes, sir. तो इस इंस्टेंट पे बिकॉज साउंड फेड है उतना फील नहीं आएगा, जब ये पास आएगा साउंड लाउड हो चुका होगा, और जैसे ही ये क्रॉस करेगा फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, तो आपको एकदम अलग फिनोमेना वहां पर देखने को मिलेगी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, क्लियर, क्या होगा, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड। कोई डाउट क्या यहाँ पर? No, sir. ओके, अब समझे यार, मैं आगे जाके ये सिखाने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर डिटेल नहीं बताऊंगा, बट ये जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी की वजह से उसे एक म्यूजिकल डिफरेंस समझ में आएगा, उस चीज को हम बोलते हैं क्या, बीट्स। तो अभी बीट्स सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कल बताया था बीट्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट बिकॉज अभी डॉपलर के क्वेश्चन सॉल्विंग में, क्योंकि संडे वाला टेस्ट में डॉपलर वगैरह आएगा, तो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी की जगह पर क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, व्हाट विल बी द बीट्स ऑब्जर्व्ड। तो समझ गए क्या निकालना है आपको, Yes, sir. डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। Frequency. बीट्स का मतलब ये है कि डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ही निकालना है। अगर मैं बात करूं बीट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे उसे, तो टेंशन नहीं लेना है अभी के लिए, बस समझ जाना है कि बीट फ्रीक्वेंसी रहेगी डेल्टा एफ, मतलब F1 माइनस F2। अब यार माइनस करना इजी होता, बट देखो इनके डिनोमिनेटर अलग है ना, इनके डिनोमिनेटर क्या है, अलग है। तो आप समझ गए इस चीज को, मुझे लगता है टेंशन वाली बात नहीं है। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, u को डिवाइड कर देंगे तो ये कैसा दिखेगा, 1 प्लस, सॉरी पहले माइनस था ना, हाँ, माइनस VS बाई यू दिखेगा, माइनस F इंटू ये क्या दिखेगा, 1 प्लस VS बाई यू। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये क्या दिखेगा, ऐसा सिंपल सा दिखेगा ना क्या, 1 माइनस VS बाई यू टू दी पावर क्या, -1 माइनस F, ये क्या दिखेगा, 1 प्लस VS बाई यू टू दी पावर -1। तो देखें, अगर अगर u v स्मॉल नहीं होता तो फिर आपको पूरा मैथमेटिकल करना पड़ता, मतलब ऐसा बोल दूं मैं 320 अपॉन 320 प्लस 200 माइनस 320 अपॉन 320 प्लस पहले माइनस -200 प्लस 200। तो देखो यार अब 200 छोटा नहीं है, तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा, दोनों को सॉल्व करके
एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या लिखाने की जरूरत है क्या कि एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा? No, sir. नहीं, आप जब क्वेश्चन करेंगे आप समझ जाएंगे कि एलसीएम लेके सॉल्व करना है, बट मैं यहाँ पर सिर्फ स्पेशल पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर ये कम हो जाए तो काम बन जाएगा। सो इफ क्या हो जाए, अगर ये वी एस क्या हो, यू से बहुत ही छोटा हो, तो मैंने क्या बताया, क्या लगा सकते हैं, 1 + x टू दी पावर n को 1 + nx जैसा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा f, ये क्या बन जाएगा 1 + vs/u, और ये आएगा माइनस, और ये आ जाएगा f 1 - vs/u, और माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा f + f × vs/u माइनस f माइनस माइनस प्लस f × vs/u। समझ आया कि नहीं? तो ये डेल्टा f क्या आ गया, इसे मैं बोलूंगा ये बहुत ही स्पेशल केस है, आप इसे लर्न करेंगे, क्या आएगा 2vs/u × f। पासिंग बाई में ये चेंजेस होते हैं, ये आपको लर्न करके रखना है। समझ आया या नहीं बताएं? अच्छा, क्या ये फॉर्मूला हमेशा यूज करना है क्या? No, sir. नहीं, कब? Small. Small speed. स्मॉल स्पीड तब। अगर स्मॉल नहीं है तो प्रॉपर यहाँ पर इन दोनों के डिफरेंस को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ओके, यूजुअली कभी ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है कि आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़े। ओके यार, बताएं यहाँ तक समझ आया कि नहीं डॉपलर? Yes, sir. चले, तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। कल के लेक्चर में हम डॉपलर पे और भी चीजें डिस्कस करेंगे, और लाइट के डॉपलर पर भी बात करेंगे, और कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग भी देखेंगे। ठीक है, बट आई गेस जितना नॉलेज अभी मैंने आज दिया है, यू कैन स्टार्ट द क्वेश्चन ऑफ डॉपलर्स। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, आज शीट डिस्कशन में पूरा क्वेश्चन 1 to 80 तक मान के चलिए कि आज डिस्कस हो जाएगा, लाइकवाइज चलता रहेगा। सो विद इन दीज 3 days आपको पूरी शीट सॉल्व कर लेनी है, नियरली 200 क्वेश्चन। ठीक है, नियरली 200 क्वेश्चन इस शीट में है, वो आपको पूरे डिस्कस करने हैं विद इन दीज 3 days। ओके यार, क्लियर है या नहीं सबको? Yes, sir. चलो ठीक है, फिर आज आप एटलीस्ट 1 to 80 तक सॉल्व करके रखें, डिस्कशन हो जाएगा उसका। ठीक है, चलिए यार, डॉपलर का नोट्स पक्का रिवाइज कर ले, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, बस आपको एक बार अच्छे से रिवाइज करके पेशेंस से चीजें देखनी है। ओके ठीक है, ओके ओके देन, इनफ फॉर टुडे। ओके, बाय बाय एवरीवन, Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय ऑल ऑफ यू। Bye, sir.